गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर धातु तथा अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें धातु कर्म चल रहा था। धातु कर्म में सबसे पहला अयस्कों का सांद्रण, जो कि दो विधियों, भौतिक विधियों एवं रासायनिक विधियों द्वारा होता है, उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज धातु कर्म में दूसरी विधि होती है सांद्रित अयस्क का अपचयन। धातु कर्म की दूसरी विधि है सांद्रित अयस्क का अपचयन या रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स। जो भी आपको अयस्कों के सांद्रण से सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ है, उस सांद्रित अयस्क से मुक्त धातु प्राप्त करने की भी कुछ विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली विधि होती है प्रगलन, या जिसे स्मेल्टिंग कहा जाता है। इस प्रगलन विधि में उस सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर अपचयन कराते हैं, जो गलित धातु के रूप में होता है। गलित धातु मतलब गलने वाली धातु। और इसमें चाहे वो भर्जन प्रक्रिया के फलस्वरूप सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ हो या निस्तापन प्रक्रिया के फलस्वरूप सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ हो, तो इसमें चाहे वो भर्जित अयस्क हो या निस्तापित अयस्क हो, उस भर्जित या निस्तापित अयस्क में जितनी भी अगलनीय अशुद्धियां विद्यमान होती हैं, उन सभी को गलाकर दूर करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। यानी जो भी आपको भर्जित या निस्तापित अयस्क प्राप्त हुआ है, उसमें अगलनीय अशुद्धियों को दूर करना या दूर करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के गालक का उपयोग किया जाता है। गालक उन पदार्थों को कहते हैं, गालक या फ्लास्क। गालक उन पदार्थों को कहा जाता है जो किसी भी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें आसानी से गला देता है और गलाने के पश्चात उन्हें अलग कर देता है। उन पदार्थों को गालक कहा जाता है। तो जो भी प्रगलन की प्रक्रिया होती है, इस प्रगलन की प्रक्रिया में विशेष प्रकार के गालक का प्रयोग करते हैं और उस गालक के साथ कोक मिला देते हैं और दोनों के मिश्रण को उच्च ताप पर गलाया जाता है। जब उच्च ताप पर गलाते हैं तो उसमें जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, वो धातुमल के रूप में अलग हो जाती हैं और पिघली हुई धातु ऊपर तैरने लगती है। उस धातु को अलग निकाल लेते हैं और अशुद्धियां, जो अगलनीय अशुद्धियां धातुमल के रूप में होती हैं, उसे अलग कर लेते हैं। जैसे कॉपर पायराइट है, CuFeS2। इस कॉपर पायराइट का जब निष्कर्षण किया जाता है, तो निष्कर्षण करने में कॉपर पायराइट का जो भर्जित अयस्क होता है, उसमें सिलिका जो गालक के रूप में होता है, SiO2,
सिलिका का प्रयोग एक गालक के रूप में किया जाता है। ये इस भंजित अयस्क में जो अम्लीय शुद्धियां होती है उसे गलाने का काम करता है। तो इस सिलिका तथा कोक के मिश्रण को मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है, वात्या भट्टी। इस वात्या भट्टी में इसे गर्म किया जाता है। जब वात्या भट्टी में गर्म करते हैं तो जो आपका कॉपर पायराइट होता है उसमें कुछ मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं। जैसे जब आपने इस कॉपर पायराइट का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सांद्रण किया था, यानी भर्जन किया था, तो भर्जन की प्रक्रिया में आपको Cu2 और FeS प्राप्त हुआ था। यहाँ से जब इसमें कोक और सिलिका का मिश्रण मिला के वात्या भट्टी में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये CO2S प्लस FeO के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसके पश्चात ये वात्या भट्टी में ही प्रक्रिया होती है। और जब वात्या भट्टी में प्रक्रिया होती है तो उसमें वायु की मात्रा भी होती है। जब वायु की मात्रा होती है तो यहाँ से फेरस सल्फेट, जब वायु की मात्रा उसमें है तो फेरस सल्फेट में ऑक्सीजन वायु के साथ पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन वायु के साथ पहुंचेगी तो यहाँ से ये फेरस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ से तो आपको फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। इस फेरस ऑक्साइड में जो आपने गालक मिलाया था, इसमें गालक मिलाया गया है सिलिका या SiO2। ये गालक इस फेरस ऑक्साइड को फेरस सिलिकेट के रूप में परिवर्तित कर देता है और यही फेरस सिलिकेट धातुमल के रूप में एकत्र हो जाता है तली पर। तो यहाँ से इस कॉपर पायराइट अयस्क का सांद्रण या अपचयन सिलिका की उपस्थिति में हो जाता है और सिलिका की उपस्थिति में सांद्रण होता है तो वहां से फेरस सिलिकेट प्राप्त होता है। अब इस फेरस सिलिकेट का शोधन किया जाएगा जो अगली प्रक्रिया है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।